जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण इसमें आपका स्वागत है। हिंदी की इस क्लास में गोदान की एक अगली क्लास है। गोदान में आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। हम जानते हैं कि जो उपन्यास होते हैं उनकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? मूल प्रवृत्ति होती है यथार्थवाद की। उपन्यास जो है मूलतः जो घटित घटनाएं होती हैं समाज में वही, जैसे कोई भी घटना हुई या किसी के जीवन पर आधारित, तो जितना सत्य होता है उपन्यास उतना ही कह सकते हैं कि ज़्यादा प्रभावी होता है, पाठक को प्रिय होता है। तो उपन्यास यथार्थवादी एक रचना है। जो उपन्यास का जो लेखन हुआ आधुनिक हिंदी साहित्य या आधुनिक साहित्य का एक, चाहे पाश्चात्य साहित्य हो चाहे हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य हो, उसमें उपन्यास का उद्भव ही हुआ है औद्योगिकरण से, मध्य वर्ग के उदय से। औद्योगिकरण, इसके बाद मध्य वर्ग, इन सबके एक तरह से पूंजीवाद, इन सबके उदय के बाद शोषण शुरू हुआ, लोगों की जीवनचर्या बदली, लोगों के सामाजिक रिश्ते चेंज हुए। तो इसमें अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए एक ताना बना, एक जीवन का जो एक ढर्रे वाली ज़िंदगी थी वो चेंज हुई और उसमें ढेर सारे मोड़ आए, ढेर सारी ट्रेजेडी हुई, ढेर सारे परिवर्तन होने लगे। तो उसको देखते हुए ये बहुत सारी चीज़ें मनोरंजन परक भी हैं, उपदेशात्मक भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो उसमें उपन्यास जो है, ये प्रेमचंद के उपन्यास, अब ये है कि आदर्शवादी रचनाएं हैं कि यथार्थवादी रचनाएं हैं, एक मिक्सचर हैं। हम जानते हैं कि यथार्थवाद जो होता है, यथार्थवाद क्या है? यथातथ्य किसी चीज़ को कहना, यथातथ्य किसी चीज़ को कहना साहित्यिक भाषा में, ऐसे बोल देना वो अलग चीज़ है, लेकिन साहित्यिक भाषा में यथातथ्य किसी चीज़ को कहना वो है यथार्थवादी रचना। प्रेमचंद के उपन्यासों से पहले की स्थिति क्या थी? जैसे आपने देखा होगा चंद्रकांता संतति, एक उदाहरण लेते हैं, चंद्रकांता संतति। इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी तक सीखी, इतना पॉपुलर हुआ। लेकिन ये क्या थे? मनोरंजक परक थे। पहले उपन्यास क्या होते थे प्रेमचंद के पहले? मनोरंजन परक या उपदेशात्मक। ये मनोरंजन के लिए थे, उपदेशात्मक थे। रोमांटिसिज्म का उस पर प्रभाव था, रोमानियत थी उसमें। जैसे ऐतिहासिक उपन्यास होते थे उसमें रोमानियत के, जैसे अगर आप उनके पढ़ेंगे, बहुत सारे उपन्यास लिखे गए हैं, बहुत सारे लोगों ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, तो रोमानियत के अंश उसमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो ग्रामीण जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। कहाँ से है? ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन में जो यथार्थवाद है उसको उन्होंने, यथार्थवाद को उन्होंने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। लेकिन यथार्थवाद मतलब ये अभी हमने बताया कि यथातथ्य प्रस्तुत करना, जिसमें प्रस्तुत करना ही नहीं होता है, क्योंकि जो लेखक होता है उसकी अपनी विचारधारा होती है, उसकी पवित्र से पवित्र विचारधारा, और उसका जो पूर्वाग्रह है, प्रबल से प्रबल पूर्वाग्रह, ये दोनों को दरकिनार करना पड़ता है। अगर यथार्थवादी रचना लिखनी है तो इसको क्या नहीं होना चाहिए? पवित्र से पवित्र विचारधारा जो लेखक की खुद की है, और प्रबल पूर्वाग्रह, ये दोनों चीज़ों को वो दरकिनार करता है, यूटोपिया का निर्माण नहीं करता। इसके बाद वो अगर इतना निर्ममता पूर्वक इनको दूर कर पाता है, अपनी विचारधारा को अपने लेखन में से अलग कर पाता है,
अपने पूर्वाग्रहों को अपने लेखन से अलग कर पाता तो यथार्थवादी रचनाओं को मूर्त रूप दे सकता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कोई भी है, प्रेमचंद की बात अगर हम करते हैं तो उनके ऊपर बुद्ध का, सबसे ज़्यादा गांधी जी का और भारतीय परंपराओं का जबरदस्त प्रभाव था। भारतीय परंपराओं का जबरदस्त प्रभाव था, जिसमें क्या है कि अपराध से घृणा करो लेकिन अपराधी से नहीं। कारण, क्योंकि अपराधी के अंदर भी अच्छे तत्व, इंसानियत होती है और उसको सही परिस्थिति देकर नष्ट किया जा सकता है। अभी भी है कि मतलब अपराधी को मत मारो, अपराधी के अंदर छुपे अपराध को मारो, यानी अपराधी के अंदर अपराध को परिवर्तित करो। तो इसलिए शुरुआती जो उपन्यास प्रेमचंद के, उसमें क्या होता है, जैसे समस्या है और इसका समाधान है हृदय परिवर्तन। यानी समस्या का समाधान कैसे होता है, हृदय परिवर्तन। जैसे प्रेमाश्रम में आप देखेंगे किसानों की समस्याएं हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है प्रेमाश्रम। किसानों की समस्या है और इसमें जो मनोहर का चरित्र है, प्रेमाश्रम में मनोहर का जो चरित्र है वो गोबर से अधिक विद्रोही है। गोबर से अधिक विद्रोही है कि नहीं है। लेकिन जो इसमें जो इसका समाधान होता है वहां पर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद आता है हृदय परिवर्तन से। यहां पर समस्या का समाधान हृदय कैसे होता है, हृदय परिवर्तन से। अंत में किसान जमींदार से कहते हैं कि आपकी कृपा से लखनपुर में राम राज्य है, आपकी कृपा से लखनपुर में राम राज्य है। इसी तरह से कर्मभूमि की बात अगर की जाए, इनका एक उपन्यास है कर्मभूमि। इसमें भी किसानों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है। लेकिन यहां भी समाधान कैसे होता है, समाधान हृदय परिवर्तन से। यहां पर समस्याएं यथार्थवादी हैं, समस्याएं जो उठाई गई हैं वास्तविक समस्याएं उठाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव उनके ऊपर बुद्ध का, गांधी का, भारतीय परंपरा का, इन समस्याओं से वो है कि व्यक्ति के अंदर जो अच्छाई छुपी होती है उसको परिस्थिति देकर उभार करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अपराधी के अंदर अपराध को मार करके उसको इंसान बनाया जा सकता है। उसी की वजह से ये हृदय परिवर्तन होता है। लेकिन गोदान जब आता है, गोदान की बारी आती है, गोदान तक आते आते प्रेमचंद को पता चल जाता है कि ये हृदय परिवर्तन समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि ये वास्तविक रूप से रेयरेस्ट ऑफ रेयर है और हो सकता है 0.1% में 1% में होता हो, लेकिन 99%, 99.9% या 99% में एक ऐसे नहीं होता है। इसलिए भारतीय समाज, किसान की समस्या ये नहीं है कि हृदय परिवर्तन से उसका कोई परिवर्तन, क्योंकि अगर ऐसा होता तो अब तक भारतीय किसान की दशा बदल चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे अभी हमने प्रेमाश्रम की बात की, प्रेमाश्रम में उनके उपन्यास प्रेमाश्रम में किसान की समस्या गोदान से अधिक है। गोदान में जो किसान की समस्या है प्रेमाश्रम से अधिक है। ठीक है, किसान की समस्या प्रेमाश्रम से अधिक है कि नहीं है।
इसी तरह से गोदान में किसानों के महाजनी समस्या या महाजनी कह सकते हैं, महाजनों का कहर, महाजनी कहर रंगभूमि से अधिक है कि नहीं है? चारों ओर महाजन होरी को घेरे हुए हैं, अधिक है कि नहीं है? धर्म और समाज की समस्या, गोदान में धर्म एवं समाज की समस्या, गोदान में धर्म एवं समाज की समस्या किससे अधिक है? आप देखेंगे प्रतिज्ञा, इनका उपन्यास है प्रतिज्ञा, निर्मला और सेवा सदन, इन सब से अधिक है। धर्म और समाज की समस्या इनसे अधिक है। अब बताइए, महाजनी सभ्यता भी अधिक है, किसानों की समस्याएं भी अधिक हैं, धर्म और समाज की समस्या भी प्रतिज्ञा, निर्मला, सेवा सदन से अधिक है। लेकिन इसके बावजूद भी राय साहब का हृदय पिघलता है। राय साहब का नो हृदय परिवर्तन, नो हार्ट चेंज, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है। किसी महाजन का हृदय परिवर्तन होता है गोदान में? महाजन का हृदय परिवर्तन किसी का होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। किसी महाजन का हृदय परिवर्तन नहीं होता है। इतना सब होने के बाद भी और होरी जैसा व्यक्ति, होरी जैसा अदम्य जिजीविषा वाला व्यक्ति, वो दम तोड़ देता। होरी क्या करता है? उसी मकड़ जाल में फंस करके, महाजनी सभ्यता के, राय साहब के जाल में, या जो सिस्टम एक बना हुआ है शोषण तंत्र का, उस शोषण तंत्र के जाल में फंस करके दम तोड़ देता है। लेकिन कुछ नहीं बदलता है। और यही ये बिंदु है जब ये हम यथार्थवाद का, आदर्शवाद का समाप्त होता है उपन्यासों में, और यथार्थवाद की, वास्तविक यथार्थवाद जिसे कह सकते हैं, की शुरुआत यहाँ से मानी जा सकती है। यहाँ पर गोदान में एक चीज़ और आप देखेंगे, अभी तक ये समस्याएं जो दिखती थी, महाजनी समस्या, सूद की समस्या हो गई, किसान की समस्या हो गई, लेकिन यहाँ पर बहुत सूक्ष्मता से, साइकोलॉजिकल स्तर पर प्रेमचंद देखते हैं कि शोषण तंत्र कितना, किस लेवल पर है। जैसे राय साहब होरी को धनुष यज्ञ के लिए बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? राय साहब होरी को धनुष यज्ञ के लिए बुलाते हैं, धनुष यज्ञ, और उसको माली बना देते हैं। इसका क्या मतलब है? धनुष यज्ञ में माली बनाते हैं होरी को। होरी क्या बनता है धनुष यज्ञ में? माली। राम का माली बनता है, जनक का माली बनता है। माली बनने का क्या मतलब है? उसको एक गौरवान्वित महसूस किया जाता है, ऊपर से 500 उसको वसूल के देना भी है। तो उसको उसके भावनाओं के साथ किस तरह से खेला जाए, किसानों की भावनाओं के साथ किस तरह से उनका शोषण किया जाए, भावनाओं को भी समेट करके, ताकि वो विद्रोह भी ना करें। अब इससे वो गदगद हो जाता है। अब 500 क्या 5000 भी अपनी जान देकर भी तैयार है। सामान्य जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, उसके लिए भावनाएं बहुत महत्व रखती हैं, और राय साहब इस चीज़ को जानते हैं। उन्होंने होरी को उसी भावनाओं के साथ पकड़ा, और ये समस्या होरी की नहीं है, पूरे समाज की है। और प्रेमचंद इस चीज़ को समझते हैं, आज भी वो चीज़ें हैं, क्योंकि अधिसंख्य जनता अच्छे से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उतनी उन्नत नहीं है जितनी उन्नत होना चाहिए, ना उसको ग्लोबल कनेक्टिविटी उतनी अच्छी है। तो वो अभी भी बेसिक हिंदुस्तानी कल्चर की तरह, या बेसिक हिंदुस्तानी कल्चर जो कहता है, उसी तरह से वो जीता है, उसी तरह से वो मरता है, उसी तरह से पूजा करता, श्रद्धा करता, सारी चीज़ें वो चीज़ उसी तरह से करता है। उसे ये समझ ही नहीं आता है
कि हम अभी भी उसी शोषण तंत्र की गिरफ्त में हैं। कभी किसी मुल्ला मौलवी के बहकावे में आ जाता है, कभी किसी पंडा पुजारी के बहकावे में आ जाता है, तो उसे अपना विवेक स्थापित करने का मौका ही नहीं मिलता है और वो उसी मकड़जाल में कहीं न कहीं अभी भी अपने आप को खोता रहता है और उसी से वो उसका जो कह सकते हैं स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग उसके जीवन की स्टेयरिंग है, उसके जीवन का जो डोर है वो इन्हीं लोगों के हाथों में है। अपना जीवन इसी के इर्द गिर्द घूमता घूमता बिता देता है और उसी हृदय वो चीज़ें प्रेमचंद ने तभी भांप ली थी और राय साहब के रूप में उन्होंने कहा कि तुम माली हो, हमारे राजा का माली तुम्हें बनाया जाता है। और वो खुशी खुशी होता है, वो बार बार कहता है हाँ राय साहब, थोड़ी सी जो उसको सहानुभूति देते हैं, उस सहानुभूति के सहारे पूरा जीवन उनके पीछे लगाने को तैयार है। और वो तब की समस्या है और वो गोदान में जो समस्या उस समय थी वो समस्या आज भी है। आज भी लोग इस तरह से थोड़े से सहानुभूतिक जो उनको संवाद मिलता है या सहानुभूति जो मिलती है थोड़ी सी, उसके सहारे पूरा अपने आप को उत्सर्ग करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये जो यथार्थवाद है वो यथार्थवाद प्रेमचंद ने बहुत गहराई से, बहुत सूक्ष्मता से महसूस किया, निरीक्षण किया और यहाँ पर उन्होंने गोदान में, उसके बाद अगर आप देखेंगे मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल आपने पढ़ा होगा, फणीश्वर नाथ रेणु। यथार्थवाद का अगर पग पग पे यथार्थवाद देखना है तो ये आप यहाँ देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल में। यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो वास्तविक रूप से कैसे, कितनी, किस तरह से होती हैं, वो सब कुछ इन्होंने अपने पूर्वाग्रहों को, हालांकि वो कम्युनिस्ट मतलब एक मार्क्सवादी विचारधारा के थे, उसके बाद भी उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है मैला आंचल में और सबको यथार्थवादी, यथार्थ रूप से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे माओवादी हो, जो भी हो, सबको उन्होंने उधेड़ के रख दिया। इसकी जो शुरुआत प्रेमचंद ने की थी उपन्यास में, इसका अगर आप एक चरम बिंदु तो नहीं कह सकते हैं, चरम बिंदु किसी का होता नहीं, साहित्य में चरम बिंदु नहीं है, लेकिन एक शीर्ष या एक शीर्ष, यहाँ पर आप कई शीर्ष अगर माने, इस यथार्थवाद के बहुत सारे शीर्ष हों अगर, तो उसमें एक शीर्ष जो है ये भी है मैला आंचल, जिसको पाना आसान नहीं है, जिसके करीब पहुंचना आसान नहीं है। ये हृदय परिवर्तन, ये तो हो गई यथार्थवाद में कहाँ पर क्या चीज़ें कैसे दिखाई गई हैं। अब होरी जो है यथार्थवादी रचना कैसे है, तो अभी अब देखते हैं कि होरी जब पहले पन्ने की शुरुआत होती है गोदान की, तो क्या कहता है होरी कहता है जिसके पाँव तले गर्दन दबी हो उसके पाँव सहलाने में ही कुशल है। धनिया क्या कहती है कि उसके 3 बच्चे, उसके बच्चे जो है मर गए होते अगर दवा दारू, अब अगर डॉक्टर बुला लेती दवा दारू करती, और रचना के अंत में भी ये स्थिति होती, होरी मरता है तो वो कहता है कि अब इस छाँव को क्यों पकड़े हुए है, अब जाने दे धनिया, और जो जीवन की आस थी वो तो रह गई, अब ये पैसे जो बचे हुए हैं सुतलिकात करके या जो मजदूरी करके, वो हमारे क्रियाक्रम में खर्च आएंगे। वहीं धनिया जो है, वो धनिया कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो आज मैं डॉक्टर बुलाती, इनका इलाज कराती। लेकिन इलाज, वो समस्या वहाँ भी थी पहले पन्ने पर और अंतिम पन्ने पर भी इलाज की समस्या है, और वो होरी उसी भीषण शोषण चक्र में दम तोड़ देता है। न किसी महाजन की हृदय परिवर्तन होता है, न राय साहब का हृदय परिवर्तन होता, खन्ना का हृदय परिवर्तन किसी का नहीं होता। और ये हृदय परिवर्तन या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की अंत होता है, और एक प्योर यथार्थवाद की शुरुआत यहाँ पर गोदान में प्रेमचंद करते हैं। लेकिन क्या गोदान एकदम से प्रेमचंद के इसमें यथार्थवाद है क्या, कहीं पर आदर्शवाद नहीं झलकता है? तो इसके लिए कुछ बिंदु ऐसे हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेमचंद अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। और जैसे मेहता का जो हृदय परिवर्तन है, मालती का, खन्ना का, गोबर का,
और कामता का। इतने लोगों का हृदय परिवर्तन, जैसे मेहता का होता है। तो ये भारतीय समाज के, मालती का होता है परिवार, खन्ना का होता है, ये भी पारिवारिक रूप से परिवार को तवज्जो देना शुरू करते हैं। गोबर का होता है, ये संयुक्त परिवार की मान्यता जो प्रेमचंद की है उसके अनुकूल है। कामता का होता है तो धर्म रूढ़ियों को तोड़ने के लिए, रूढ़ियों को तोड़ता है कामता। तो यहाँ पर जो आंशिक हृदय परिवर्तन होता है ये वास्तव में प्रेमचंद ने यहाँ पर दिखाया तो है, लेकिन ये कहानी की दिशा को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी भी था। अगर ये ना होता तो ऐसा नहीं कि केवल इसमें जो है इन सब का हृदय परिवर्तन होता, लेकिन कहानी के लिए एकदम से हर चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड या हर चीज़ जो है टू द पॉइंट नहीं होती है, ऑब्जेक्टिविटी हर जगह नहीं होती है। कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से कुछ न कुछ हृदय परिवर्तन जो सबके अंदर मौजूद होता है, सूक्ष्मता से अगर निरीक्षण किया जाए तो हमारा हर व्यक्ति का कभी न कभी हृदय परिवर्तन होता ही होता है। थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही होता है। कभी किसी परिस्थिति बस, कभी स्वयं की भावनाओं के बस होकर के, किसी दूसरे भावनाओं के होकर के वो जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन यहाँ पर लोगों में दिखता है। बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं कि उपन्यास की दिशा बदल जाए, लेकिन उपन्यास की दिशा सही रहे इसके लिए ज़रूरी था। इस तरह हम देखते हैं कि जो गोदान में यथार्थवाद है, वो यथार्थवाद वास्तव में ये गोदान में यथार्थवाद का प्रस्थान बिंदु है, जो आपको आगे जाकर के मैलांचल में दिखता है, जो इसके बाद की रचना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।